guys, today we have start a new chapter, accounting for share capital part second book जो है अकाउंट की, उसका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब ये होता क्या है शेयर कैपिटल, शेयर्स क्या होता है, कंपनी क्या होती है, ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और शेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है, ये है कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी क्या होती है, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, एक एक्ट बना हुआ है जहाँ कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है कि कंपनी एक फॉर्म होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी, तो वो कंपनीज एक्ट होता है जहाँ कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है। वो कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। A company is an artificial person, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, having a separate legal entity, उसकी खुद की एक एंटिटी है, ठीक है, एंड जो कि किससे क्रिएट हुई है, लॉ से। तो लॉ के हिसाब से कंपनी चलती है और उसकी खुद की एक कॉमन सील होती है। इसका क्या मतलब हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है, उसके अंदर काम करने वाले मेंबर्स है, ठीक है, उसके मेंबर्स है, उसके अंदर बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत लोग काम करते, तो किसी मेंबर से वो कंपनी नहीं चलती। कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी है, ठीक है, कि खुद वो अपने नाम से जानी जाती है, वो खुद अपना नाम हर जगह यूज लेगी, कंपनी के अंदर किसी मेंबर का नाम यूज नहीं आता है, ठीक है। अगर वो किसी पे केस करती है या किसी कोई इस पे केस करता है, वो सिर्फ कंपनी के नाम से होगा, किसी मेंबर के नाम से नहीं होता है, ठीक है। कॉमन सील उसका खुद का एक साइन होता है, उसकी सील होती है, जो कि हम लोग कहीं पर भी अगर यूज लेते हैं, उसके साइन, कंपनी का साइन यूज आता है, तो क्या यूज आएगा, कंपनी के साइन की जगह पे उसकी सील, किसी मेंबर का साइन वहां पे नहीं होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन नहीं है, हम लोग है नेचुरल पर्सन, ये कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये होती है कंपनी, ठीक है। इसको फॉर्म तो हम लोग करते हैं, लेकिन फॉर्म करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक अलग चीज बन जाती है हमसे, हम मेंबर से होंगे तो हमसे एक अलग चीज बन जाएगी, वो होगी कंपनी। हम लोग उस कंपनी को बनाते हैं, एक अलग नाम देते हैं, एक अलग पहचान देते हैं, ठीक है। उसके फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। फीचर्स में क्या है, कंपनी के क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब द कंपनीज एक्ट फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज कंपलसरी। मतलब कंपनी जो है किसके अंदर रजिस्टर्ड होगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और वो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, वो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी फॉर्म होती है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनी फॉर्म नहीं होगी, कंपनी खुद एक कंपनी नहीं बनेगी। रजिस्ट्रेशन इसीलिए कंपलसरी है, तो अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा तो ही वो कंपनी एक प्रॉपर फॉर्म करेगी। कहाँ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसकी एंटिटी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों से अलग होती है। चाहे मैंने ही कंपनी क्यों नहीं फॉर्म कर रही है, मैंने ही कंपनी फॉर्म क्यों नहीं की हो, लेकिन मेरे नाम से कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी का खुद का एक पर्सनल नाम होगा, वो उससे चलेगी, मेरे नाम से नहीं। चाहे मैंने ही क्यों ना कंपनी को बनाया है, मैंने ही क्यों ना पैसा लगाया है, मैंने ही क्यों ना उसको फॉर्म किया है, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन कंपनी की खुद की आइडेंटिटी, लीगल एंटिटी अलग होगी, सेपरेट होगी उसके मेंबर्स से, ठीक है। यही लिखा है, कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड हैविंग इट्स ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसकी खुद की एक पहचान होती है, इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो एक सेपरेट होता है, उसके नाम से ही वो जानी जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी का हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे बाटा कंपनी है, खुद के नाम से जानी जाएगी, खुद के बाटा से ही वो नाम कंपनी चलती है। अब उसका फाउंडर कौन है नहीं पता, तो वो चीज हो जाती है कि अंदर कौन काम कर रहा है, उसका फाउंडर कौन है, उस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी खुद का ही ब्रांड, खुद का नाम से ही कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है, एंड नोन बाय देयर ओन नेम, ठीक है, किसी एक ही खुद के नाम से ही वो जानी जाती है। थर्ड बात करते हैं
लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर जो काम करने वाले शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर, ठीक है, वर्कर्स, जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे मेरी कंपनी है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉट एवर जो भी है, तो उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, ठीक है, ज़्यादा उन पर बर्डन नहीं आता क्योंकि कंपनी खुद के नाम से चलती है। हाँ, हमें चलाना है उसे, हम लोगों को ही उसको एक करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाना है, बट किसी का नाम किस नाम से चलेगी, वो कंपनी के खुद के नाम से चलेगी, तो उसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड रहती है। एवरी शेयर होल्डर हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी ओनली अप टू द अमाउंट ही हैज कंट्रीब्यूट फॉर द शेयर्स अलॉटेड टू हिम कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट एनी सम्स बियॉन्ड द फेस वैल्यू ऑफ द एक्चुअल शेयर्स। इसमें ये बोला गया है, या शेयर्स क्या होता है, मैं शेयर होल्डर्स क्या होता है ये मैं समझाऊंगी। पहले आप इतना सा जान लो कि कंपनी में क्या होता है, जो लोग पैसा लगाते हैं उनको उतना पैसा वापस रिटर्न हो जाता है। तो कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है कि जितना लगाया उतना किसी को, जिस फंड से जितना पैसा लगाया है उतना उसको मिल जाता है। लाइक मैंने कुछ पैसा लगाया तो एट लास्ट जब वो वाइंडिंग अप हो गया, खत्म हो गई, तो मुझे पैसा मिल जाए। यही होता है कंपनीज में लिमिटेड लायबिलिटी का। फोर्थ आता है परपेचुअल सक्सेस। क्या होता है इसका मतलब? इट मीन्स टू कंटिन्यू एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेंबर्स, मतलब कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है कंपनी, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कंपनीज कितनी लंबी चलती है, ठीक है। किसी उसके अंदर कंपनीज के लंबे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई मेंबर का आना, किसी मेंबर का जाना, किसी मेंबर की डेथ होनी, किसी मेंबर का रिटायरमेंट होना, किसी मेंबर का एडमिशन होना, वो कोई इफेक्ट ही नहीं करता कंपनी पे। कोई कंपनी के इफेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो कंपनी बंद नहीं होती, किसी की एडमिशन होता है तो वो कंपनी बंद नहीं होती, किसी का रिटायरमेंट होता है तो वो कंपनी बंद नहीं होती। तो किसी मेंबर पे वो कंपनी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए बोलते हैं उसका परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब वो खुद कंपनी खुद के नाम से चलती है, उसके किसी को किसी चीज से मैटर नहीं करता, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कंपनी के मेंबर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से चलती रहेगी, ठीक है। तो वो इफेक्ट नहीं डालता है कंपनी के वाइंडिंग अप पे या कंपनी के चलने पे, वो अपने हिसाब से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती ही है। हाँ, कुछ कंपनी को लॉसेस हो जाते हैं, जल्दी वो बंद हो जाती है, वो अलग चीज है, बट ये किसी के मेंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। अब बात करते हैं कॉमन सील की। कॉमन सील की मैं बात करूं तो मैंने ये बताया ही था कि खुद का कॉमन सील होता है, खुद का नाम, जहां कंपनी का नाम आता है वह किसी के मेंबर का नाम नहीं आता है। कंपनी के नाम के साथ साथ कंपनी का साइन होता है, तो वो साइन एज ए सील पे होता है, तो सील लगेगी, स्टैम्प लगेगा, तो उसी से ही कंपनी चलती है। अब जैसे कोई भी स्कूल है, कोई भी ब्रांड है किसी भी चीज का, तो वो क्या करते हैं, आप स्कूल्स में भी देखते हो तो आप प्रिंसिपल साइन करती है, प्रिंसिपल साइन करती है, ठीक है, वो अलग जगह पे साइन करती है, स्कूल का स्टैम्प अलग जगह पे लगता है, ठीक है। तो वो स्टैम्प जो होता है ना, कंपनी के अंदर वो स्टैम्प ही उसका साइन होता है, ठीक है। उसके साथ साइन तो होगा, जैसे मैंने कंपनी का स्टैम्प लगाया, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कंपनी मैंने फॉर्म की, मेरे साइन होगा, पर वो अलग, जहाँ कंपनी का नाम आएगा वहाँ कंपनी की सील आएगी, ठीक है। तो ये होता है कि कंपनी एक अलग चीज है, अलग फॉर्म है, अलग नाम से जानी जाती है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट से साइन करती है तो वो अपना खुद का साइन करेगी बाय सील, स्टैम्प लगा के, ठीक है। 6 करती हूँ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या मैंने अभी बताया नहीं है, मैं बताऊंगी धीरे धीरे, जैसे बताऊंगी जैसे जैसे पता चल जाएगा। इतने ही समझ लो आपके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की इजीली हम लोग एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो दो टाइप्स की कंपनीज होती है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में कंपनी शेयर होल्डर्स कैन बी ट्रांसफर हिज शेयर्स इजीली। पब्लिक के अंदर हम लोग शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। जैसे मैं चाहती हूँ मेरे शेयर्स मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूँ, इस नाम से ट्रांसफर कर दूँ, या कोई भी मेरा फ्रेंड है, कोई कजन है, कुछ भी रिलेटिव है, किसी को मुझे ट्रांसफर करना है, या किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या किसी मेंबर को ट्रांसफर करना है, तो मैं इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ अगर मेरी कंपनी पब्लिक है। अगर मेरी कंपनी प्राइवेट है तो बहुत ही टफ हो जाता है मुझे,
ट्रांसफर करना बहुत ही टफ हो जाएगा, फिर मुझे बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, तो उसके रूल्स और रेगुलेशन बहुत हाई होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में टफ हो जाता है, मुश्किल रहता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं 7th। मे शू और ऑर्बिट शू मतलब है कि अगर किसी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ब्रेक किया, तो मैं उस पर केस करूंगी। केस किस नाम से करूंगी? मैं अपनी कंपनी के नाम से केस करूंगी और आगे वाली कंपनी पे केस करूंगी। लाइक कि अगर मैं किसी कंपनी पे केस करती हूँ तो मेरी कंपनी ही केस करेगी अपनी कंपनी पे, दूसरी कंपनी पे, सॉरी, ठीक है, लाइक उसके नाम से चलेगी। समझ आया? जैसे मेरी कंपनी है XY लिमिटेड, तो XY लिमिटेड एक्स पे केस कर रही है, तो XY लिमिटेड टू एक्स, तो केस कर भी सकती है। और केस अगर वो X लिमिटेड मेरी कंपनी में केस करती है तो वो XY पे केस करेगी, ठीक है। किसी बंदे का नाम, किसी पर्सन का नाम उसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है किसी कंपनी का, तो अगर मेरी कंपनी के अंदर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच किया है तो पूरी कंपनी पे केस हो जाएगा। अगर मैंने पर्सनली मैंने किसी पे किया है तो वो कंपनी मुझ पे केस करेगी। तो ये होता है कि कंपनी खुद किसी पे केस कर भी सकती है, किसी का केस लेगी तो भी ले सकती है। तो कंपनी खुद की एक अलग से पहचान है, तो वो अलग से ही एक एज अ पर्सन ही बिहेव करेगी, ठीक है। उसको एक राइट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है, जैसे मैंने इसमें नहीं लिखा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है उनको कि वो किसी पे केस कर भी सकती है, किसी का केस ले भी सकती है इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या इन किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, या कोई रूल तोड़ा है, या कोई गलत वे में गए हैं, तो ऐसे केस। अब हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में, क्योंकि शेयर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, वरना इसके आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या होती है। तो ये कंपनी के बारे में था। अब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होते हैं? एक कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी है, उसको पैसे की नीड होगी, कंपनी नीड्स अ मनी, राइट। कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को पैसे की नीड होगी ही होगी। तो पैसों की नीड होगी तो कंपनी का पैसा लाएगी कहाँ से? मेंबर्स हैं, अपनी लाइबिलिटीज लगाएंगे, जो भी पैसा है वो लगाएंगे, पर कितना लगा सकते हैं? ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो कंपनी का डेली का टर्नओवर इतना हाई रहता है तो उनके पैसे लगाने से वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। तो कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर्स को इशू करती है, शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, शेयर इशू करती है। जैसे जब पैसों की नीड होती है तभी शेयर इशू किए जाते हैं। एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है या 20 रुपये है या 100 रुपये है, तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि एक शेयर की प्राइस कितनी है। कंपनी अपने अकॉर्डिंग रख सकती है, कंपनी अपने रेपुटेशन के अकॉर्डिंग उस शेयर की प्राइस रख सकती है, ठीक है। कि मेरा एक शेयर है, अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो चलो स्टार्टिंग में 10 रुपये रखिए, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शेयर ज़्यादा हाईली परचेज होंगे तो वो जैसे जैसे उसका कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती रहती है। तो ये कंपनी होती है कि जब कंपनी को नीड होती है पैसों की तो वो शेयर्स मार्केट में इशू करती है, और शेयर जो परचेज करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जिसने शेयर्स को परचेज किया था। अब ये क्या करते हैं? शेयर्स को परचेज करते हैं और कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो उसी पैसे से कंपनी अपने काम करती है, अपना प्रोडक्शन करती है, सारे काम जो भी कंपनी के अंदर काम होते हैं, प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, व्हाटएवर, सेल्स, प्रमोशंस, जो अंदर काम करे वर्कर्स को सैलरीज, बोनस, व्हाटएवर जो भी कंपनी करती है उसी पैसों से काम करती है। क्योंकि वर्कर मेंबर्स जो होंगे वो पैसे लगाएंगे, पर कितना लगा सकते? ज़्यादा नहीं लगा सकते, और कंपनी का पैसा चाहिए, बहुत हाई लेवल पे पैसा चाहिए, तो वो इस तरीके से कंपनी पैसा कमाती है, ठीक है। इस तरीके से पार्टनरशिप में कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंपनी को ही राइट्स होता है इस शेयर्स को मार्केट में इशू करना, और कंपनी ही शेयर्स को इशू कर सकती है और शेयर से पैसा कमा सकती है, क्योंकि कंपनी एक बहुत हाई लेवल पे काम करती है। देखो
इसके अंदर मेंबर्स कितने होते हैं कंपनी के अंदर? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मेंबर्स, ठीक है। और कंपनी कहाँ से पैसा उठा सकती है? देखो कंपनी कहाँ से पैसा उठा सकती है? बैंक से ले लेगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुए, वहां से पैसा ले लेगी, ठीक है। और कहाँ से ले लेगी कंपनी? और कहाँ से लेगी? पब्लिक से लेगी, अपने रिलेटिव से, इनसे लेगी, सबसे पहले उनसे लेगी, उनके बाद कहाँ जाएगी? पब्लिक में। अब पब्लिक में पैसा, पब्लिक से पैसा लेगी तो पब्लिक कैसे पैसा देगी? ऐसे मुझसे कोई पैसा ले तो मैं तो ना दूं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी ऐसे नॉर्मली कोई पैसा नहीं देगा, तो कंपनी क्या करती है? उसी पैसे को लेने के लिए लोगों को शेयर्स देती है कि आप ऐसे फालतू का पैसा मत दो, आप शेयर्स ले लो ना, उसके बदले शेयर्स दो, हम लोग आपको शेयर देंगे, आप हमें पैसा दो। तो उसी शेयर्स को हम लोग एज अमाउंट में बेचती है कंपनी और उससे पैसा कमाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और है, यही पे देखो, जैसे कि कंपनी क्या करती है? शेयर्स को इशू किया, ठीक है, पब्लिक से पैसा मंगाया, कैसे? शेयर्स इशू कर, ठीक है। तो जो पैसा आएगा कंपनी के अंदर, जो कंपनी के अंदर पैसा आएगा उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। जो शेयर से पैसा आता है बाय शेयर्स, बाय शेयर, जो शेयर से पैसा आता है कंपनी के अंदर उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल्स, शेयर कैपिटल्स। और जो शेयर्स खरीदता है उसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब क्या करते हैं? ये शेयर जो होता है, ये जो होता है कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। एज ए प्रॉफिट ही है। हाँ, इसको पैसों को चुकाना तो पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एट लास्ट वाइंडिंग अप के वक्त उस पैसों को देना भी पड़ेगा, ये सब चीजें तो होगी। लेकिन फिर भी कंपनी के लिए अभी के लिए तो ये प्रॉफिट ही है, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो वो यूज भी तो हो रहा है, तो कंपनी के अंदर यूज भी हो रहा है, तो कंपनी का काम तो अभी तो चल रहा है। हाँ, वाइंडिंग अप के वक्त तो फिर वो ऐसा इंतजाम करके रखती है कि उनको पेमेंट भी इजीली कर देती है। तो कब पेमेंट तो होगा ही इन फ्यूचर, कभी भी जब भी पेमेंट हो, लेकिन कंपनी एक बार तो अपना पैसा इससे कमा रही है, तो वो कंपनी के लिए शेयर जो होते हैं प्रॉफिट होते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिनूंगा आप उसको, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, ठीक है। एक बार समझ आई? आप देखो एक एग्जांपल देखो इसी बेसिस पे। 50 लाख कंपनी ने इशू की, सॉरी कंपनी की शेयर कैपिटल थी 50 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल थी 50 लाख, या हम लोग इसको शेयर कैपिटल नहीं गिनते हैं। कंपनी को इतने पैसों की जरूरत है, तो ये कंपनी की क्या हुई? कैपिटल। कंपनी को जरूरत है 50 लाख की। अब क्या करेगी कंपनी? इसी अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में मार्केट में इशू करती है, जैसे अलग अलग पार्ट्स में लगाती है, जैसे 5 लाख इशू किए, ठीक है। 5 लाख मार्केट से कमाना चाहती है, ठीक है। तो 5 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर देगी, और एक शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी? 10 रुपये, ठीक है। एक शेयर की प्राइस 10 रुपये, और 5 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करेगी। तो कंपनी एक साथ कभी भी, एक तो सबसे पहली बात कि कंपनी एक साथ कभी भी पैसा मार्केट, जैसे 50 लाख चाहिए तो 50 लाख एक साथ नहीं हो सकती। वो एक फाउंडेशन होता है कंपनीज के, एमओए में रिटन डाउन होता है कि आप इतना ही, इसी भागों में या इसी टुकड़ों में आप कंपनी शेयर्स से पैसा कमा सकती है, या इतना ही शेयर्स मार्केट में अपलोड कर सकती है, एलोकेट कर सकती है, ठीक है। तो ये हुआ कि इतना ही पैसा कंपनी मार्केट से उठा सकती है। अब देखो यह है समझ में। अब इसमें क्या होती है, कुछ चीजें होती है, जैसे 10 रुपए का शेयर था, कंपनी क्या करती है? छोटे छोटे भागों में मंगाती है। मैंने ये बोला कंपनी एक साथ 10 रुपए नहीं मंगाती, ठीक है। कंपनी क्या करती है? बहुत रेयर कंपनीज होती है जो एक साथ 10 रुपए मंगाई, अदरवाइज कंपनी 10 रुपए एक साथ नहीं मंगवाती, छोटे छोटे भागों में बांट देगी। जैसे पहले 5 रुपए, दूसरे 3 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। अब इस 5 को क्या बोलेगी कंपनी? एप्लीकेशन।
और ये 5 रुपए का पैसा आ जाएगा तो इसको बोलेगी एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इस 3 रुपए को कंपनी बोलेगी अलॉटेड, और इस 3 रुपए को क्या बोलेगी अलॉटेड मनी। इसको बोलेगी फर्स्ट कॉल। अगर इस 2 रुपए को मैंने एक एक करके मंगवाया तो जो लास्ट वाली अमाउंट होगी उसको बोलेंगे सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो भी लास्ट अमाउंट होगी उसके साथ फाइनल लगाना जरूरी है। जो भी लास्ट, अगर ये 2 रुपए लास्ट है ना तो मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बात करूंगी, क्या बोलूंगी इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी इस हिसाब से पैसे मंगाती है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, ठीक है। और एक बात है कि यहाँ पे 10 रुपये होना जरूरी है, ये 10 रुपये होगा तो इस रेट में होगा। एक बात और समझाती हूँ, जैसे देखो एक एग्जांपल दे दूँ। कंपनी को क्या करना है, जैसे आप स्कूल है, स्कूलिंग है आपकी, स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर क्या होता है, आप आते हो एडमिशन करवाते हो, एडमिशन कराओगे तो आपको क्या मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फॉर्म देते हो, एडमिशन करवाना है तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म की पैसा दोगे, एप्लीकेशन का पैसा दोगे, और क्या दोगे, एडमिशन का पैसा दोगे। जितना एडमिशन का पैसा है उतना ले लीजिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एडमिशन का पैसा आप दे दोगे, उसी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। फिर आपका एडमिशन होने के बाद 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, वॉटेवर जितने भी टाइम हुआ, उसके बाद भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट लो, सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। थर्ड वन को क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल या थर्ड कॉल, फोर्थ एंड फाइनल कॉल। जितने भी टुकड़ों में कंपनी उसको बांटती है उतने टुकड़ों में पैसे मंगा सकते हैं। लिटरली आपके बुक्स में है 4 ही होते हैं, जैसे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इतना ही है। और किसी क्वेश्चन में 3 ही मंगवाती है, किसी में 2 पार्ट करेगी कंपनी। तो जिनको कंपनी पे डिपेंड होता है कि 2 हिस्सों में मंगाए, कंपनी चाहे तो 5-5 में भी मंगा सकती है, कंपनी चाहे तो 5-3-2 में भी मंगा सकती है, कंपनी चाहे तो 5-3-1-1 में भी मंगा सकती है, कैसे भी। वो कंपनी पे डिपेंडेड है कि वो आपसे पैसा किस वे में मंगवाएगी। जिस वे में मंगवाती है उसको क्या बोलते हैं, पर शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है छोटे छोटे भागों में, कि कंपनी कभी एक साथ पैसा नहीं मंगवाएंगे, उसी छोटे छोटे भागों में कंपनी पैसा मंगवाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत। चलो अब एक एग्जांपल की तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें कुछ पार्ट है। जैसे देखो 20,000 शेयर्स इशू किए, 20,000 शेयर्स इशू किए, सॉरी 2 लाख शेयर्स, कितने, 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स इशू किए। एक शेयर की प्राइस 20 रुपए थी, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, पहले 10 रुपए मंगाए, इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। कंपनी ने क्या किया, दूसरी बार में 5 रुपए मंगाए, तीसरी बार में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में और 5 रुपए। कंपनी ने ये 20 रुपए इस वे में मंगवाए। तो अब क्या करेगी कंपनी, जैसे ये मंगवाया जून में, ये मंगाया जुलाई में, ये मंगाया अगस्त। कंपनी कभी भी मंगा सकती है अपने अकॉर्डिंग। ये मेरे से जून जुलाई अगस्त मैंने एग्जाम्पल लिया है, कंपनी कभी भी मंगा सकती है, 2 महीने के गैप से, 3 महीने के गैप से, वॉटेवर जो भी टाइम पीरियड होता है कंपनी डिसाइड करती है उसको। जैसे हमने परचेज किए शॉर्ट शेयर, मैंने शॉर्ट शेयर कंपनी के 100 शेयर्स परचेज किए, 100 शेयर्स परचेज किए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 10 into 100, 5 into 100, और इस 5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये कितना आ जाएगा, 1,000, 500 और 500। तो मैं कितना कितना पे करूंगी, पहले इंस्टॉलमेंट 1,000 पे करूंगी कंपनी को, दूसरी 500 की करूंगी, तीसरी 500 की करूंगी। आई बात समझ में। तो मैं इस हिसाब से शेयर्स, इस हिसाब से शेयर्स का पैसा, ठीक है। आया ये एग्जांपल समझ में, इसी बेसिस पे क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी करेंगे तो आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ अ कंपनी। काइंड्स ऑफ अ कंपनी के अंदर फर्स्ट होती है कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड
बाय शेयर्स। सेकेंड होती है कंपनी इज लिमिटेड बाय द गारंटी। ठीक है। थर्ड होती है अनलिमिटेड। तीन टाइप्स की कंपनीज में काम होता है। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी में क्या होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं उनकी शेयर्स की लिमिट, भाई इतने शेयर्स हैं, इतने शेयर्स का पैसा मिल जाएगा, तो इनकी लायबिलिटीज जो भी होती है वो लिमिटेड होती है कि भाई इतने ही शेयर्स आप परचेज करो, इतने का पेमेंट आपको वाइंडिंग अप के वक्त मिल जाएगा, आपको इतना ही पैसा लगाना है, तो वो लिमिटेडली चलती है। ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड होगी तो लोगों की, मेंबर्स की लायबिलिटीज भी है जो लिमिटेड रहेगी। तो देखो जैसे इसमें लिखा था मेंबर्स और शेयर होल्डर्स हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। वैल्यू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग लायबिलिटीज जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। ठीक है। कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, ये समझ आ गया। शेयर्स के अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि जितने शेयर्स वो लेंगे उतने ही शेयर्स का पेमेंट वो करना पड़ेगा उन लोगों को, तो लिमिटेड लायबिलिटीज रहेगी, और जितने शेयर्स वो लेंगे उतना इन फ्यूचर पे उनको वापस रिटर्न में मिल जाएगा। लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब है उनको गारंटी दी जाती है कि ठीक है कि आप इतना शेयर परचेज करो, आपको गारंटी हम लोग देंगे कि आपको इतने का पेमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, इतना पेमेंट मिल ही जाएगा। द मेंबर्स आर हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द गारंटी गिवन बाय देम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। कि मतलब वाइंडिंग अप के वक्त उनको गारंटी पेमेंट ऑलरेडी अभी से ही उनको गारंटी दी जाती है कि आपको वाइंडिंग अप के वक्त इतने शेयर्स अलॉटेड हो जाएंगे, इतने का पेमेंट मिल जाएगा, तो वो पर्टिकुलर एक गारंटी दी जाती है। तो उस गारंटी के अंदर कंपनीज उस गारंटी के अंदर मेंबर्स काम कर सकते हैं। अब आती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या होती है, अगर कंपनीज अनलिमिटेड होगी तो मेंबर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। जैसे कंपनीज अनलिमिटेड है, कितने भी शेयर्स इशू करे, कुछ लिखा होता है लिमिट होती है, उससे लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, बट उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, कितना भी पैसा लगा सकती है। ठीक है। तो उनमें मेंबर्स जो होंगे उनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लाइक कि वो लोग अपना पर्सनल थिंग्स भी यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, अपना पर्सनल पैसा भी उस कंपनी में लगा लेते हैं, तो इतनी उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जितना उनके पास होता है वो सब कुछ वो कंपनी में लगा लेते हैं। तो मैं कोई लिमिट नहीं है इतना ही अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लगाना नहीं, जितना होगा वो उतना पूरा ही लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें भी दो टाइप्स की कंपनीज आती है। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, कंपनीज दो टाइप्स की होती है, एक तो पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। जैसे एक चीज तो मैंने बताई थी कि इसके अंदर जो होता है इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स, लेकिन प्राइवेट के अंदर हम लोग इजीली शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो ही गया। दूसरा पॉइंट की मैं बात करती हूँ, जैसे इसके अंदर जो है प्राइवेट कंपनी के अंदर होता है 50 मेंबर्स की लिमिट होती है, नहीं मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। और इसके अंदर जो होता है मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, और पहला पॉइंट तो ये हो गया दोनों का। सेकंड पॉइंट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर। और इनको क्या करनी पड़ती है, अब परमिशन लेनी पड़ती है पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उसके बाद ही वो ट्रांसफर कर पाएंगे। अब उसकी भी कोई गारंटी नहीं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। प्रोस्पेक्ट्स, अब प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि ये लोग प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी आर नॉट सपोज टू इशू एनी प्रोस्पेक्ट, नॉट इशू प्रोस्पेक्ट। अब ये प्रोस्पेक्ट होता क्या है मैं अभी बताती हूँ, और ये इजीली इशू कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट वो चीज होती है, प्रोस्पेक्ट होता है कि कंपनी क्या करती है, इनविटेशन देती है लोगों को। वो इनविटेशन को हम लोग कंपनी के अंदर क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्ट। इनविटेशन देती है, प्रोस्पेक्ट्स इशू करती है कि आप लोग आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करो, तो वो होता है प्रोस्पेक्ट्स। तो प्राइवेट कंपनी में वो प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी में कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि हमारे कंपनीज के अंदर के मेंबर्स हुए, कोई जान पहचान वाले हुए, उन्हीं को ही शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक में शेयर्स अलॉट करेगी, तो वो प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है। ठीक है,
जाके लोगों को इन्वाइट तो करना पड़ेगा शेयर्स इशू करने के लिए, शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो वो चीज़ हो जाती है। यही कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स जो आप प्राइवेट और पब्लिक के डिफरेंस होते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, और प्राइवेट कंपनी वो होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। तो एक ही अच्छा पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो एग्जाम में। आपको कभी कोई क्वेश्चन लेंथी करना हो, ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, तो ऐसे पॉइंट्स भी लिखने चाहिए, अच्छे भी लगते हैं। अब हम बात करते हैं, बाकी की बात हम लोग कल करेंगे, जैसे शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे शेयर इशू होते हैं, ठीक है। कैपिटल शेयर्स इशू करने के लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लाइक कैटेगरीज क्या होती है, किस कैटेगरीज में शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, किसको क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे और कल पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, एक बार नहीं बार बार पूछिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो। I definitely try to solve it. बाकी तो कल, बाय एंड थैंक यू।